बच्चों वी वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन 12th क्लास केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों जो आज का लेक्चर हमारा होगा वो सॉल्यूशन चैप्टर का कंक्लूडिंग लेक्चर होगा, ये लास्ट लेक्चर होगा। एंड दिस लेक्चर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर बच्चों हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कहीं से आता है तो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस पे डिपेंड करती हैं। किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स करती है। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो वैल्यू हम थियोरेटिकली देख रहे हैं उन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आने की वजह दो ही हो सकती हैं। भाई, जब आपने एक पार्टिकल अगर आपने डाला किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो पार्टिकल दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, तो हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक पार्टिकल की वजह से आनी चाहिए, लेकिन वहां जाने के बाद वो पार्टिकल कितने बन गए? दो। और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो जब दो पार्टिकल बन गए तो हम एक का ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल की वजह से आई? दो। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे आपने 10 पार्टिकल डाले और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 10 पार्टिकल की वजह से आनी चाहिए, लेकिन जब वो एसोसिएट हो गए, सपोज दो पार्टिकल एसोसिएट होके एक पार्टिकल बना लिया, तो अब पार्टिकल कितने रह गए? उसके 50%, यानी 5 पार्टिकल रह गए। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो नहीं रहती, उसकी आधी आती है। यानी एक केस तो ये हो सकता है कि जब हमारे पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाए, एंड सेकंड केस कुड बी व्हेन द पार्टिकल्स गेट्स एसोसिएटेड, यानी कि पार्टिकल जो है वो एसोसिएट हो जाए। दो केस हमारे हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा और उस पर क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, अभी मैंने बताया दो केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है हमारा डिसोसिएशन का और एक केस हो सकता है हमारा एसोसिएशन का। नेक्स्ट स्लाइड हमने लगा दी, ये स्लाइड हमको लगाना है एक्चुअल में, ठीक है। एक केस हो सकता है बच्चों हमारा डिसोसिएशन का, एक केस हो सकता है एसोसिएशन का। इस बात को सबसे पहले जो हाईलाइट किया वो हाईलाइट किया वॉन हॉफ ने, जिसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी बात कर चुके हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सॉल्यूशन के ऊपर जो अप्लाई किया वो वॉन हॉफ साइंटिस्ट ने अप्लाई किया डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। तो उनको यहाँ पे बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ, चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ के नाम से बोल देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको आपको नहीं लिखा है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ वॉन हॉफ के नाम की जरूरत पड़ती है। वही वॉन हॉफ है जो पूरे सॉल्यूशन में काम कर रहा है। तो वॉन हॉफ ने क्या किया, उन्होंने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। इस फैक्टर को कहते हैं आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया एबनॉर्मलिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताने के लिए। और वो वॉन हॉफ फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है? वो होता है बच्चों आई, सबसे पहले ये देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। डालने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद कितने हो गए, और पहले जब आपने उसको मिक्स नहीं किया था, सॉल्यूशन नहीं बनाया था, तो पहले कितने थे आपके पार्टिकल्स, ठीक है। तो कितने पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमने एक पार्टिकल लिया बच्चों। जब हम इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, पानी में डालेंगे, तो सोडियम आयन बना देगा और क्या बना देगा? क्लोराइड आयन। पार्टिकल तो एक था, लेकिन यहां जाके कितने पार्टिकल बन गए आपके बच्चों? दो पार्टिकल बन गए। दो का मतलब अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल हो गई हमारी, ठीक है। तो यहां पे अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो ऑब्जर्वेशन से हमारी आ रही थी आपके पास। एक्सपेरिमेंटली कितना आया बच्चों पार्टिकल? दो। पहले कितना लेके चल रहे थे? 1।
तो इसका मतलब इसके लिए ऐसे सॉल्यूट के लिए जो डिसोसिएट हो जा रहा है दो पार्टिकल में, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां भी आप देख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 100% डिसोसिएट हुआ या नहीं हुआ उसकी बात थोड़ी सी आगे करेंगे हम। तो इसका मतलब इस केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई 2। ये हम मान के एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया आपका। दो फॉर्मूले तो आपके पास ये हो गए, और एक आया आपका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना था, देखिए ये केस मैंने आपको बताया बच्चों डिसोसिएशन के लिए। दूसरा केस मैं बताता हूं आपको एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए क्योंकि ये बात, ये वाला फॉर्मूला वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे अदर फैक्टर भी वर्क करेंगे इस फॉर्मूले के लिए। एसोसिएशन के लिए क्या होगा बच्चों, एसोसिएशन में लेट से आपने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चों एसिटिक एसिड पानी में अगर डालोगे तो एसिड है, क्योंकि पानी की ये टेंडेंसी है कि H पॉजिटिव आयन को वो ले लेगा, तो एसिड इसको कहलाएगा। इससे कहेगा कि तुम एसिड हो, हमें H पॉजिटिव दो। लेकिन अगर आपने इसमें सॉल्वेंट चेंज कर दिया, बेंजीन कर दिया, तो बेंजीन की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन लेने की नहीं है। जब नहीं है तो वहां ये एसिड नहीं कहलाएगा। अब क्या होगा बच्चों, एसिटिक एसिड के आपने 2 मोल ले लिए, 2 मोल ले लें, और ले किस में लिया बच्चों, बेंजीन में। बेंजीन में आयोनाइज नहीं कर रहा है। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको वाटर में ले लेता, H2O में ले लेता, तो ये बनाता CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कौन सा केस आ जाता, ये हमारा डिसोसिएशन का केस आ जाता। लेकिन अगर मैंने इसको बेंजीन में ले लिया तो बेंजीन H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी उसकी नहीं है। जब नहीं है तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के क्या होंगे बच्चों, आपस में ही बातचीत कर लेंगे, कहेंगे तो निकम्मा है बेंजीन, हटाओ इसे, इसके बस की नहीं है H पॉजिटिव लेना, हम दोनों बात करते हैं आपस में। तो दोनों आपस में बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहां पे बात कैसे करेंगे आपस में, कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे, जब दोस्ती होती है हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं बच्चों, हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पार्टिकल आपने सपोज 2 लिए थे, यहां दिखाई कितना दे रहा है आपका पार्टिकल 1, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज कर गई नहीं कर गई, तो इसका मतलब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन के केस में कम हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एग्जैक्ट अप्लाई करेंगे। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60 बच्चों। जब 2 पार्टिकल आपस में जुड़ गए तो 60 इसका कितना हो गया 120, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2 आ गई, यानी आधी हो गई बिल्कुल। एसोसिएशन में एग्जैक्ट हर केस में 1/2 नहीं आएगी, एसोसिएशन में 1 से कम होगी, ये बात कंफर्म है, और डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा होगी। तो 2 केसेस हमारे बन गए जिसमें हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब वांट ऑफ के तीनों फॉर्मूले की हमने बात कर ली। हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम जो आएगा वो फॉर्मूला आएगा जो तीसरे नंबर पे लिखा है, जिसको मैंने सबसे पहले नंबर पे बताया, ठीक है ना। अब केस देख लेते हैं बच्चों, हमारा डिसोसिएशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, एसोसिएशन में हमारा क्या होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं हम इसमें। इस स्लाइड के अंदर बच्चों क्या होगा हमारा, यहां पे जितनी भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, सब के साथ हम इंट्रोड्यूस कर देंगे वांट ऑफ फैक्टर। देखो इस फॉर्मूला में एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे देखिए अक्सर बुक के अंदर क्या होता है, डेल्टा P/P इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P/P इज इक्वल टू XB, तो यहां सिंपल IX भी लगा देते हैं। लेकिन कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि डिसोसिएट कौन हो रहा है बच्चों, या एसोसिएट कौन हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल। तो अगर इसको XB को ओपन करेंगे तो NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA आएगा। तो आपको I यहां पे भी लगाना होगा और यहां पे भी लगाना होगा, न्यूमरेटर में भी लगाना होगा और डिनोमिनेटर में, जैसे यहां किया हुआ है INB डिवाइडेड बाई INB। अक्सर ये फॉर्मूला बुक वगैरह में नहीं होता, तो इसलिए गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल है। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा आपका I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF क्या होगा I इंटू KF इंटू M, और पाई इज इक्वल टू क्या होगा
ICRT, सब में I के मल्टीप्लाई कर देंगे, वेदर I इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, लेस देन 1 होगा तो वैल्यू कम आएगी आपकी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर किस टाइप का हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात होगी हमारी डिसोसिएशन की। किसकी बात होगी? डिसोसिएशन की। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ डिसोसिएशन के केस में। देखिए डिसोसिएशन के केस में अगर आपके पास एन पार्टिकल है और वो डिसोसिएट होके NA का फॉर्मेशन कर रहा है, NA का फॉर्मेशन कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल कितना था? 1। अब यहाँ पे हमको एक टर्म आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या वो पूरा टूट जा रहा है, क्या कुछ परसेंट टूट रहा है, तो उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें मान लिया हमने कि अल्फा इसमें से ब्रेक हो गया, अल्फा टूट गया, तो इसका कितना बनेगा बच्चों? N अल्फा। भाई 1 मोल इसका टूटेगा तो इसके N टाइम्स इसके मोल का फॉर्मेशन होगा ना, तो N अल्फा। यूनिटरी, सिंपल सी बात है आपका। तो टोटल मोल्स आपके कितने हो गए? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड कर दो जो भी कुछ है, 1 माइनस अल्फा इसका प्लस N अल्फा इसका, ये मोल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन। और इनिशियली कितना था, आपने कितना लिया था? इनिशियली आपने 1 लिया था, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और वेदर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइडेड बाई 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। N क्या है बच्चों? यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोडक्ट के बनेंगे उस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 ओवर N माइनस 1। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको लिखा है वो एसोसिएशन के केस में है आपका, एसोसिएशन। इसमें चेंज क्या आएगा बस मैं बता देता हूं आपको, सिंपल याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई N माइनस 1, ये याद रखना है। एसोसिएशन में ये फॉर्मूला आ जाएगा सिंपलीफाई करके, I इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, वहां 1 बाई N। ये मत डरना कि माइनस में आएगा, नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि N की वैल्यू कम होगी आपकी, ठीक है ना, तो ये ज्यादा आएगा आपके लिए, I माइनस 1 बाई N माइनस 1, और इधर जाएगा तो वैल्यू अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगी। ये एसोसिएशन का केस होगा बच्चों, और ये केस होगा हमारा डिसोसिएशन। यही बात बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई करनी है। 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जिसमें सुंदर बात हमारी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, पहले मैं इसका आंसर को छिपा लेता हूं, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या कहता है वो आपसे? वो कहता है कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन, मोलर कंसंट्रेशन दे दिया आपको, ठीक है ना। विच इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन एज्यूमिंग सॉल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि अल्फा की वैल्यू को हमको 1 एज्यूम करना होगा, अल्फा की वैल्यू को 1 एज्यूम करना होगा। और देखिए जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सब आयोनाइज होंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। अगर देखो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, याद रखना हमेशा, अगर ये अल्फा 1 है तो N माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब इस 1 से 1 की सभा समा, तो N इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया आपके पास? I के इक्वल आ गया। यानी जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे वही वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। हमेशा उस करने की फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे C2H5OH, बच्चों ये आयोनाइज नहीं होगा, इथेनॉल आयोनाइज नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये आयोनाइज होगा, आयनिक कंपाउंड है, 3 और 2 5 आयन देगा, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ये 2 आयन देगा तो I की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 2। ये 3 और 1 4 आयन देगा, फॉस्फेट आयन और सोडियम आयन, तो I की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 4। अब आपसे पूछा है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT, तो I की वैल्यू जो आयोनाइज नहीं होगा उसके लिए I की वैल्यू 1, 0 मत कर देना, 1, एक पार्टिकल है एक ही रहेगा, I की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 0.5 इंटू R इंटू टी, टेम्परेचर सेम है, चारों के लिए वैल्यू पुट करो, जिसके लिए ज्यादा आएगा दैट वुड बी योर आंसर।
देख लो, अब आप चेक कर लेते हैं नीचे इसका आंसर हमें क्या दिया है। देखिए चारों के लिए वैल्यू लगाओ तो आपको आंसर पता चल जाएगा। दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब सारे के सारे का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा आपका, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक बनेगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो बच्चों इससे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। वैसे तो हम सॉल्व किए हुए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हो या आपका केल्विन में हो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस 0.45 डिग्री सेल्सियस, 0.2 ग्राम। देखिए ये कितना दे दिया, WB इज इक्वल टू कितना दे दिया बच्चों, 0.2 ग्राम। एसिटिक एसिड एडिजिन 20 ग्राम, WA कितना दे दिया, 20 ग्राम। देखिए बच्चों क्वेश्चन करने का एक तरीका ये भी है कि जब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो सबसे पहले उसका डेटा लिख लें। जब आप डेटा लिखते जाएंगे तो आपका दिमाग खुद से काम करने लगेगा कि क्या चीज नहीं है और क्या चीज दी हुई है, तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं। और टीचर्स भी ये बताते हैं एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, 10 बार पढ़ो। 10 बार नहीं पढ़ना, ये तरीका सही नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो उसमें से की वर्ड है उनको लिखते जाइए, इसका मतलब ये होता है। अच्छा मैंने मान लिया 2 बार आप पढ़ लीजिए, कीवर्ड को 2 बार में आप लिख लीजिए नीचे। जो कीवर्ड आपने नीचे लिखे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, वो कीवर्ड आपको खुद इंडिकेट करेंगे, वो इंडिकेटर्स हैं, वो खुद इंडिकेट करेंगे कि किस रास्ते आपको जाना है, क्या फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये नहीं है क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 10 बार पढ़ते रहो। ये मिथ चली आ रही है हमारे जमाने से कि अगर कुछ चीज ना हो उसको बार बार पढ़ते रहो, तो ये सब चीजें मिथ है। आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड लिखो, उसमें वो डायरेक्ट कर देंगे आपको कि क्वेश्चन में ये करना है। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखो बात करें हम, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी WA कितना हो गया, 20 ग्राम। एसिटिक एसिड यानी एसोसिएट हो गया अब आपका, वो क्लियर बोल रहा है आपका। डाइमर बना दिया, डाइमर का मतलब हो गया N की वैल्यू 2, डाई का मतलब 2, मर का मतलब यूनिट, 2 यूनिट जुड़ गई तो N की वैल्यू 2। इन बेंजीन परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, सीधी सी बात है, उसने अल्फा पूछ लिया आपसे। देखिए बच्चों ये सब कुछ करते ही आपके दिमाग में आ गया, एसोसिएशन का फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई 1/n-1। शायद मैंने ज्यादा टेढ़ा लिख दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, I-1 डिवाइडेड बाई 1/n-1। n की वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 दे रखी है। देखिए अल्फा आपसे पूछा है, ये क्या किया है आपको, उसने पूछा है, इसके बारे में पूछा गया है। एक पूछा जाएगा, एक कैलकुलेट कराएगा। अच्छा क्वेश्चन वही होता है बच्चों, आई अब कैलकुलेट कराएगा, वो यहां से आई की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आई की वैल्यू निकालने के लिए उसने फ्रीजिंग पॉइंट का तड़का यहां पे लगा दिया। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है बच्चों I इंटू KF इंटू M, और जब ये सब कुछ दिया तो KF भी जरूर दिया होगा, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर। तो कितना हो गया बच्चों, डेल्टा TF ऑलरेडी दे रखा है 0.45 इज इक्वल टू I इंटू 0. बेंजीन है I 5.12 इंटू मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, मोलैलिटी होता है WB 0.2 डिवाइडेड बाय WA 20, और मोलर मास किसका दिया है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बचपन से आप जानते हैं 60 होता है, इंटू 1000 यहाँ पे कर लो। बात समझ में आती है नहीं, सब कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, एक अननोन है, एक इक्वेशन है। आई निकाल सकते हो, नहीं, ये आई निकाल के बच्चों यहाँ पुट करना है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको आ जाएगी। बात समझ गए नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, जो तरीका मैंने बताया, क्वेश्चन को तरीका सॉल्व करने का यही तरीका होता है आपका। स्कूल में भी आप ऐसे ही करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन याद है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाहर करके आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके का होगा। एक बच्चों इसके ऊपर में एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आपको एक क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा सा आपको उसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या देता हूं मैं क्वेश्चन आपको, चलिए इस हमारी स्लाइड में जो PPT है उसमें वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से देता हूं। देखो बच्चों, आप खुद आंसर बताना, और आपको ना एक कॉमन सेंस यूज करके आंसर बताना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन बोर्ड भी, ठीक है, उनको बताना है कॉमन सेंस।
आपसे कह रहा है विच हैज हाईएस्ट HIGHEST ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। देखो इसमें क्या तड़का लगाएंगे हम। ए लेट्स से उसने 1% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, बी 1% वेट बाय वॉल्यूम MgCl2, सी 1% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, डी 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60। मोलर मास इसलिए बोले मैंने, इसी मेरे ये बोलने से आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं मोलर मास का यूज आएगा। देखिए फॉर्मूला होता है आपका पाई इज इक्वल टू ICRT होता है बच्चों। R और T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट और T टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखा ही हुआ है, नहीं दिया तो रखा है, ठीक है। I की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, C की वैल्यू आपकी वेरी करेगी। ये दोनों वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होंगे उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना I की वैल्यू जब कुछ नहीं दिया अल्फा 100 ही है, यानी 100% है, 1 है अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा, जब NaCl होगा तो 2 पार्टिकल देगा, MgCl2 होगा तो 3 पार्टिकल देगा। तो बच्चे एकदम से खुश हो जाते हैं, आंसर लगा के आते हैं MgCl2, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। लेकिन सोच लेना रुक के, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम दिया है, यानी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं पहले। 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास NaCl का कितना होता है, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5, हो जाएगा 58.5 इनटू कितने से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 से। RT तो सबके लिए सेम रहेगा। अब आपको कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू ज्यादा है। ये होगा 1, इसका वेट बाय वॉल्यूम भी, ठीक है, 100 ml में ले ही रखा है, सबके लिए कांस्टेंट है। मैग्नीशियम 24 और क्लोरीन होता है आपका Cl का 35.5, तो 71 और 24 हो गया 95 इंटू 3 इंटू RT, एग्री। तीसरा हो गया 1 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज 180, कुछ नहीं, पार्टिकल एक है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं बनाएगा, ठीक है, इनटू आपके पास RT बनेगी गानी। यूरिया 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू RT। देखिए क्वेश्चन पे बहुत एक्स्ट्रा दिमाग अननेसेसरी का भी नहीं लगाना। एक बच्चा बहुत सुंदर था हमारे यहाँ, 2014 की बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया जेई एडवांस के अंदर बात है, वो जेई एडवांस में यूरिया उसने दे रखा था। अब उस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, NH2CO NH2, उसने कहा कि ये तो एसिड होगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ा है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो हाइड्रोजन आयन ये दे देगा और बाकी का दूसरा आयन बन जाएगा। जानते पूछते जब हम दिमाग ज्यादा लगा देते हैं तो गलतियां होती है। कोवेलेंट कंपाउंड है, सीधा बस इतना सोचना है हमें। तो उसने I की वैल्यू कितनी लगा दी, इसकी 2, और आंसर क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया। डेस्पाइट दीज गलतीज ही वाज सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हुआ था, अच्छी रैंक लाया था उसमें, ठीक है। तो क्या बनेगी बच्चों बात यहाँ पे, ये अब आप देखो ये वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियस से कंपेयर करो 3 डिवाइडेड बाई 95, 2 डिवाइडेड बाई 58.5, जो वैल्यू आपको ज्यादा आएगी, आई थिंक ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। और वही उसी के लिए, यानी लग रहा था ये वाला आंसर, लेकिन होगा क्या आंसर आपका, ये वाला आपका, ठीक है ना। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें दिया जा सकता है। 2 बातें और याद रखो बच्चों, फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपने लेक्चर को, लेकिन 2 जो लास्ट की बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, हम ये बार बार नहीं करना चाहिए, हम बंद कर देते हैं एक्चुअली वहां से। देखो बच्चों, आपके पास वेपर प्रेशर जिनमें कमी आ रही है, कमी, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, 2 प्रॉपर्टी को एक साथ रखो, जो घटने वाली है उनको एक साथ, जो बढ़ने वाली है उनको एक साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, वेपर प्रेशर। ये दोनों प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके होती हैं, पार्टिकल्स, और ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आई नहीं, याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग नॉट द डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 2 बातें आप याद रखोगे।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके आसानी से हो जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए, जैसे पूछा जाए आपको कंसंट्रेशन, सिमिलर कंसंट्रेशन दे दे CaCl2 और Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ग्लूकोज, ठीक है, और एक कोई आसान सा ले लो NaCl। आपसे पूछा जाए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सेम कंसंट्रेशन है इनका, मोलरिटी सेम है। तो अब आप देखो इसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज के सबसे कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा इसका होगा, इसका होगा, बिल्कुल सही है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे कम उसका होगा हमारा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा होगा, ये इसका ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। ऐसे ही याद रखो। ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबके लिए बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसी का ऑस्मोटिक। लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो इससे क्वेश्चन करना हमें बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों यहाँ हम इस चैप्टर की कंप्लीट सभा समाप्त करते हैं। ये हमने एक रिवीजन सीरीज 12th के लिए दिया, जेईई मेन के लिए या आपके नीट के एग्जाम के लिए, ये आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी। थोड़ा सा हमने इसको फास्ट हल्का सा किया है, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार उनके लिए ल्यूक्रेटिव होगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ल्यूक्रेटिव तो होगा, लेकिन थोड़ा सा उन्हें पेस थोड़ा तेज रखना होगा। तो आज के लिए और सॉल्यूशन चैप्टर के लिए बच्चों हम सभा समाप्त कर देते हैं, ठीक है। जो तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, उन तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अच्छे नंबर गेन करिए। और एज यूजुअल हमारी जो लास्ट स्लाइड होती है वो कौन सी स्लाइड होती है आपको पता है, वो होती है हमारी थैंक यू। और ये हमारा चैनल बच्चों नया चैनल है, ठीक है। हमने एक्चुअली हम ऑफलाइन टीचिंग तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, मैं रह चुका हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट आपने सबने नाम सुना है, वहाँ पे मेरी लंबी जर्नी रही है, 9 साल तक मैं रहा हूँ। उससे पहले भी मैं महाराष्ट्र के अंदर और आपके एक सिटी है MP के अंदर जबलपुर के अंदर, महाराष्ट्र में अमरावती के अंदर, इन सब सिटीज़ के, देहरादून में, दिल्ली में, इन सब सिटीज़ में मैंने बच्चों के डिफरेंट टाइप के कैलिबर वाले बच्चों को पढ़ाया है। तो हमने बच्चों ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत है एक हमारी, हालांकि अभी प्लेटफॉर्म जो है हमारा छोटा है, ठीक है, जिसको मैं अक्सर वर्डों में कहता हूँ कि अभी गरीब प्लेटफॉर्म है हमारा। लेकिन आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के अफेक्शन से ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से बढ़ चुकी है। आपका फीडबैक हमें चाहिए कि आप अपना फीडबैक दीजिए, जिसके सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बड़े ल्यूक्रेटिव होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक, सी यू।